राजपूत फिजिक्स। आज हम रे ऑप्टिक्स का 12th फिजिक्स का हम स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स में। तो रे ऑप्टिक्स में हम देखेंगे रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन एट द कॉन्वेक्स सरफेस। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, इसके बारे में पहले थोड़ा सा हम की पॉइंट्स देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई साल इसको पूछा जा चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में। तो थोड़ा सा इसके बेसिक फंडा को समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो रिफ्रैक्शन होता क्या है, तो जैसे मान लो कोई एक सतह है जो दो अलग अलग माध्यम से बना हुआ है, दो अलग अलग मीडिया पर ये डिनोट करता है। ये पहला एक मीडिया है, फर्स्ट मीडिया, और ये सेकंड मीडिया है। ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, ठीक है। तो जब प्रकाश पहले माध्यम में आती है तो दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रवेश करेगा तो वो क्या करता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, अपने मार्ग से डिस्प्लेस हो जाता है। तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब ये किस दिशा पर मुड़ेगा ये डिपेंड करता है इन दोनों के माध्यम पर, ठीक है। तो यदि ये विरल माध्यम है, रेयर मीडिया है, और ये डेंजर मीडिया है, ये सघन माध्यम है, तब क्या होगा, सघन माध्यम है तो अभिलंब की ओर झुकेगा। इसको हम नॉर्मल कर दें तो ये अभिलंब की ओर झुकेगा, दैट मींस ये आप इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्शन एंगल है। तो इस पोजीशन में अगर ये विरल है और ये सघन है तो आई की वैल्यू अधिक होगा आर से, और अगर इसका उल्टा मान लो ऊपर सघन माध्यम है और नीचे विरल माध्यम है तो ये अभिलंब से दूर जाएगा, ये आई और ये आर। तो इस रेशियो में आई की वैल्यू कम और आर की वैल्यू अधिक होगा जब ये सघन हो और ये विरल हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो ये अब प्रकाश का अपवर्तन हो गया। अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन एट अ कॉन्वेक्स सरफेस। तो देखिए सरफेस, ये तो प्लेन सरफेस था, ये प्लेन सरफेस था। प्लेन सरफेस में हम लोग किए थे, जैसे कांच का गुटका है उसमें हम लोग किए थे। लेकिन अगर हम एक ऐसे सरफेस ले जो कॉन्वेक्स हो, तो कॉन्वेक्स सरफेस क्या होता है, जैसे एक कर्व है, इसके बाद इसका सरफेस इस डायरेक्शन में है, तो निश्चित है इस डायरेक्शन में कितना भी जा सकता है। ये मान लेते हैं किसी मीडिया का बना हुआ है, ये फर्स्ट मीडिया है, सेकंड मीडिया है, ओके। तो ये फर्स्ट मीडिया और ये सेकंड मीडिया है और इस प्रकार से बना हुआ है, तो निश्चित है इसको ऐसे करके काटा गया होगा, एक आर्क लेके काटा गया होगा, तो इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये सेंटर पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक है, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। और इस ये रेडियस किसी भी रेडियस से बनाया हुआ है ना। तो अब हम इसको इस वाले जो पोर्शन है ऐसे बना हुआ, इसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स सरफेस, ओके। तो ये उत्तल पृष्ठ है। अब उत्तल पृष्ठ में क्या क्या होगा, तो इसमें ये पहला माध्यम है जहां से प्रकाश जाएगा और ये दूसरा माध्यम है। तो कुछ समय के लिए हम ये पहला माध्यम इसको हम वायु ले लेते हैं, और दूसरा जो माध्यम इसको हम लोग कांच ले लेते हैं, ठीक है। तो ये विरल होगा और ये सघन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होगा इसको हम पहले समझ लेते हैं। तो ये जो उत्तल पृष्ठ का जो बीच वाला हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं ध्रुव या प्रकाश केंद्र, ध्रुव या प्रकाश केंद्र। इसको हम P से डिनोट करेंगे, पोल से, इसको इंग्लिश में पोल बोला जाता है। ये है ध्रुव, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, C सेंटर है। तो ये वाला पूरा पोर्शन हो गया। अब यहां से होकर जाने वाली एक, इन दोनों को मिलाकर अगर हम एक रेखा खींचे तो इसको कहते हैं मेन एक्सेस या ऑप्टिकल एक्सेस, प्रकाशीय अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, ओके। तो यहीं से प्रकाश किरणें जाएगी और इसी के आधार से फोकल लेंस वगैरह सब चीज होगा। तो चलिए अब ये उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, हम छोटा से पॉइंट्स को लेते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट के साइन में
यहाँ पर एक कोई वस्तु को रख देते हैं, एक ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया जाए। तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, यहाँ से एक लाइट देना पड़ेगा, अपने को प्रकाश देना पड़ेगा। तो यहाँ से एक प्रकाश इस दिशा पर जाती है, प्रकाश किरण इस डायरेक्शन पे जा रही है। चलिए यहाँ पे प्रकाश जारी है, तो प्रकाश किरण उस डायरेक्शन में गया। तो अब हम आगे देखेंगे तो यहाँ से प्रकाश इधर नहीं निकलेगा क्योंकि ये दूसरा भी माध्यम आ गया, ठीक है। तो यहाँ आने के बाद यहाँ पे चूंकि पहला माध्यम है दूसरा माध्यम है, तो अपवर्तन की घटना होगी। और कैसे होगी, ये वायु है और ये क्या है, कांच है, ठीक है। यानी ये विरल है और सघन है, तो ये वाले पोर्शन लगेगा, मतलब इसमें अभिलंब की ओर झुकेगा। अब इस पोजीशन में अभिलंब खींचना है, नॉर्मल खींचना है। तो अगर हम देखें इस पोजीशन में अगर नॉर्मल खींचें तो नॉर्मल जो है सेंटर पॉइंट से होकर जाएगा, ये सेंटर पॉइंट से होकर जाएगा। ऐसा क्यों, तो इसका रीजन है ये जो रेडियस है इस पर नॉर्मल होता है, तो रेडियस हमेशा सेंटर पॉइंट से होकर जाती है, तो यहाँ पर ये नॉर्मल पोजीशन बनेगा। ओके, तो ये जो एंगल बना, ये वाली एंगल बना, ये आई होगा इंसिडेंट एंगल, ठीक है, आपतन कोण हो गया। अब देखिए यहाँ से प्रकाश आगे नहीं बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, तो यहाँ पर प्रकाश अपनी दिशा को बदल लेगा। अब बदलेगा कैसे, जितना एंगल था उससे कम एंगल बनाएगा, ये वाला प्रोसेस लगेगा। तो यहाँ से ये प्रकाश किरण अपने मार्ग को मोड़कर उस सघन माध्यम की ओर जाएगी, और सघन माध्यम की ओर जाने के बाद यहाँ पर इसका इमेज बनेगा। अब यहाँ पर प्रश्न उठा है यहीं पर क्यों इमेज बना, तो इमेज बनने के लिए दो मुख्य रीजन है जो पहले बता चुके हैं। क्या रीजन है, किसी भी वस्तु से कम दो किरणें आए और अपवर्तन के फलस्वरूप या परावर्तन के फलस्वरूप दोनों किरणें एक दूसरे से मिल जाए। तो यहाँ देखिए पहले किरण तो इधर से गया और इस डायरेक्शन से यहाँ पे आ गया, आगे बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। लेकिन दूसरा किरण हम यहीं से ले लेते हैं, एक किरण यहाँ से प्रवेश करेगा। अब ये पोल एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से प्रकाश किरण को भेजें तो वो बिना कोई विचलन से उसी दिशा पर निकल जाता है, ठीक है। तो पोल से भेजेंगे तो ये किरण बिना कोई विचलन के इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब ऐसे क्यों होता है, यहाँ पे विचलित क्यों नहीं हुआ, उसका रीजन है ये जब भी जाएगा नॉर्मल में ही जाएगा, लंबवत ही जाएगा। तो लंबवत जाने वाली किरणें बिना कोई विचलन के प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार से ये किरण, दूसरा किरण यहाँ पे आया और इस जगह पर इसका इमेज बन गया। आई होप ये चित्र बनना तो समझ में आया होगा। अब हम इसके मैथमेटिकल टर्म को देखते हैं। चलिए एक बार और देख लेते हैं। APB एक उत्तल पृष्ठ है, ठीक है। उसमें एक O पर ऑब्जेक्ट रखा गया है बिंदु आकार में, पॉइंट के आकार में, एक एक्सिस में रखा गया है। यहां से जाने वाली किरणें हम इसको M कहते हैं, AM एक किरण जा रही है, सॉरी OM एक किरण जा रही है, ठीक है। और यहां से अपवर्तन के फलस्वरूप MP अपवर्तित किरण है जो I पर जाकर मिलती है, ठीक है। और ये C सेंटर पॉइंट है। अब हम इसमें अलग अलग एंगल देख लें तो ये वाली एंगल जो होगी वो R होगा, ये वाली एंगल R होगा। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसमें कुछ एंगल्स को अपने डिनोट कर लेते हैं। चलिए इसको अल्फा ले लेते हैं, इसको थीटा और इसको बीटा ले लेते हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे इसके मैथमेटिकल टर्म को। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब ट्रायंगल OMC, त्रिभुज OMC में ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का हम यूज करें, इसको मैं थोड़ा बाहर निकाल के इस टाइप से बना देता हूं ताकि और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, ये वाले एंगल, तो ये वाले एंगल हमारा अल्फा है, ये आई है,
और ये है थीटा। अब इन तीनों में क्या रिलेशन होगा? तो रिलेशन ये होगा I इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, I इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, I इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। क्यों? ये ट्रायंगल का रूल्स है, ये बाहर का कोण है, अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है। सिमिलरली इस पोजीशन में देंगे ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल का यूज कर लेते हैं, ट्रायंगल CMI में, ये वाले ट्रायंगल में, इसको भी हम यहाँ पर छोटा सा बना लेते हैं। इस टाइप से बना हुआ है ये ऐसे। ठीक है, ये C पॉइंट है, ये I पॉइंट है और ये है M पॉइंट है। तो एंगल कौन कौन सा बना है? यहाँ पे R बना है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे बीटा है। तो इसमें अगर हम शो करें तो वही रूल्स जो पहले यहाँ पे लगाए थे वही रूल्स यहाँ लगाए, तो ये बाहर का कोण है, ये अंदर का कोण है। सो थीटा इक्वल टू मिलेगा R प्लस बीटा। सो बीटा R इक्वल टू क्या होगा? थीटा माइनस बीटा। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। स्नेल के नियम से स्नेल ने यहाँ पर एक नियम दिया परावर्तन के संबंधित। वो नियम था म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू है अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक है, और ये विरल माध्यम से सघन माध्यम पर निकाला जाता है। तो ये I अपॉन R, I क्या है? इसके आपतन कोण, और R जो है अपवर्तन कोण है। ओके, तो चूंकि यहाँ पर I और R बहुत अल्प है, तो म्यू को हम लगभग I अपॉन R ले सकते हैं, बहुत लेस होने के कारण। सो यहाँ से I इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू R। ठीक, तो I की वैल्यू और R की वैल्यू वहां पे रख सकते हैं। I की वैल्यू है अल्फा प्लस थीटा एंड म्यू, और R की वैल्यू है थीटा माइनस बीटा। ओके, तो यहां तक ये समझ में आ गया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अल्फा, थीटा और बीटा का मान क्या होगा? तो आपको पता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। ठीक है, एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ये हम लोग देख चुके हैं। सो थीटा इक्वल्स टू, अब यहां से थीटा की वैल्यूज अगर हम निकालें, इस थीटा के लिए निकालें, थीटा इक्वल टू, थीटा एंगल के लिए हो जाएगा ये आर्च हो जाएगा और ये इसके रेडियस होगी। दैट मीन PM ये होगा आर्च और इसके रेडियस ये होगा PC। ओके, सिमिलरली अल्फा इक्वल्स टू, अल्फा एंगल के लिए आर्क होगा और ये इसके रेडियस होगी। क्या होगा इसका आर्क? PM, और रेडियस हो जाएगा OP, CO। और बीटा इक्वल टू, बीटा यानी इस एंगल के लिए देखिए यही आर्क होगा और ये इसका रेडियस होगा, ये चाप होगा, ये इसकी त्रिज्या होगी। तो PM और रेडियस क्या हो जाए यहां से यहां तक PI। ओके, ये समझ में आ गया होगा। इस वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं, तो रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अल्फा इक्वल टू है PM अपॉन PO प्लस थीटा PM अपॉन PC इक्वल टू म्यू इंटू थीटा। थीटा मीन्स है PM अपॉन PC और माइनस बीटा PM अपॉन PI। ओके, ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर म्यू क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक है। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अभी से इसमें देखिए ये सभी MP जो ऊपर का है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार से आएगा यहाँ पर देख लीजिए। 1/PO प्लस 1/PC इक्वल्स टू म्यू इंटू 1/PC
-1/pi, ये आपको मिलेगा। अब ये PO PC PI है क्या, तो अब यहां से हम देखते हैं। PO है क्या, P है ध्रुव, ध्रुव से वस्तु के मध्य दूरी, ध्रुव से वस्तु के मध्य दूरी, तो इसको कहा जाता है U। अब हम चिन्ह प्रॉपर्टी का उपयोग करें तो जैसे आप लोग चिन्ह प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ये मूल बिंदु है, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये नेगेटिव होता है, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये पॉजिटिव होता है, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होता है, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव होता है। ये आप जानते होंगे कोऑर्डिनेट में, ठीक है, ज्यामितीय निर्देशांक वाले पद्धति में आप ये इस प्रकार से जानते होंगे। तो ये मूल बिंदु है, तो इसमें जो ध्रुव बिंदु होता है उसी को हम मूल बिंदु मानकर उसी के आधार पे चलते हैं। एक्चुअल में ये प्लस और माइनस होना प्रकाश पर निर्भर करता है। अगर प्रकाश की दिशा में जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, प्रकाश की विपरीत दिशा में जाएंगे तो नेगेटिव होगा। ये दूसरा पॉइंट है। तो हम यहाँ पर देखें P से O की ओर आ रहा है तो हम कौन सी डायरेक्शन में, प्रकाश इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी ये माइनस होगा, ठीक है, इसके आधार पर। लेकिन अगर हम इसके आधार से देखें तो भी ये नेगेटिव होगा। तो चाहो आप इसको आधार मान लें या प्रकाश के आधार पे मान लें, तो दोनों में आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। लेकिन ये बेस सबसे बेस्ट बेस है, इसको याद रखें, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अब प्रकाश ऊपर और नीचे तो जाता नहीं है, दाएं बाएं जा रहा है, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव निकल जाएगा, ऊपर नीचे में फिर कंफ्यूजन होता है। इसलिए ये वाले ध्यान रखें जो ज्यामितीय निर्देशांक में होता है। ओके, सेम यहाँ पे यूज होगा। और हम हमेशा दूरी जो है पोल से निकालते हैं, ठीक है, यानी ध्रुव से निकाला जाता है। तो ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी u, अब इसको क्या लिखेंगे, -u। ओके, अब PI क्या होगा, ये है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। अब ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी इसको v से डिनोट करते हैं। तो ये कौन सा डायरेक्शन में है, राइट हैंड साइड में है, इधर है तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, यानी प्रकाश तो उस डायरेक्शन में सीधी जा रही है, मतलब पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आता है PC यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, इसको हम R कहते हैं, और वो भी अपोजिट राइट हैंड साइड में, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, इक्वेशन बन जाएगा। तो ये होगा 1/PO, PO क्या है, वैल्यू है -u प्लस 1/PC, PC का वैल्यू है R म्यू 1/R माइनस 1/V। ओके, अब इसको इंटरचेंज करके सॉल्व कर लेते हैं और ये ऑप्शन आ जाएगा। तो R वाले वैल्यूज को इधर रखें और ये वाले वैल्यूज को उधर ले जाएं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/R इक्वल टू, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए इसको। चलिए अब इसको हम ये थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये वाले R वाले वैल्यूज किधर रखें, 1/R इस डायरेक्शन में है, इसको इधर ले आए तो -μ/R होगा, ठीक है, इसको यहाँ पे लाए। अब ये वाले टर्म को उधर ले जाए तो यहाँ पर होगा -μ/V, ये -μ/V, और ये माइनस था वो प्लस हो जाएगा। ओके, तो एक माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दें तो μ/R -1/R हो जाएगा, माइनस का साइन कर दें तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, μ/V -1/V होगा, ठीक है, एक नेगेटिव का माइनस कर दें तो इन दोनों से R कॉमन निकल जाएगा, μ-1/μ/V 1/U। तो ये जो इक्वेशन मिला गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र कहलाता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेस। ओके,
तो गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र ये कहलाता है। ये कौन सा कंडीशन में, जब म्यू जो है निरपेक्ष है, यानी एक साइड में आपका वायु निर्वात माध्यम है और दूसरे साइड में कोई भी माध्यम है, तब ये बनेगा। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, फिर आगे देखते हैं। चलिए अब हम यहाँ वायु और कांच न लेके कोई दो ऐसे माध्यम लेते हैं। ये पहला माध्यम है जिसका अपवर्तनांक है μ1 और दूसरा माध्यम है जिसका अपवर्तनांक है μ2। दो माध्यम अलग अलग ले लेते हैं, ये कोई भी कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो ये पानी है और ये कांच है, पानी में कांच को डुबा दिया जाए, तब क्या किस प्रकार से होगा, तो इसका अपवर्तनांक अलग होगा, इसका अपवर्तनांक अलग होगा। ये μ1 मतलब ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है, μ1 मतलब C/V1 है। C मीन्स है प्रकाश की चाल वायु निर्वात में, और V1 जो है वो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल है, और μ2 इक्वल टू है C/V2 है। ओके, तो अब हम यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाले, तो म्यू की वैल्यू है क्या, म्यू है एयर टू ग्लास था वहां पे, लेकिन हम क्या होगा, म्यू इक्वल टू 1 to 2 होगा पहले से दूसरे पर। तो पहले से दूसरे पर होता है μ2/μ1। ओके, तो हम म्यू की जगह μ2/μ1 करें तो ये सापेक्षिक अपवर्तनांक पर आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें तो आपको वो सापेक्षिक पे मिल जाएगा, तो अलग अलग माध्यम में मिल जाएगा। तो रखें तो क्या होगा, μ2/μ1 - 1/r इक्वल टू μ2/μ1/v - 1/u। ओके, इसको μ1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये μ2 - μ1/r इक्वल टू μ2/v - μ1/u। तो ये गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र कब, जब दो अलग अलग माध्यम हो। अगर ये सापेक्षिक माध्यम है तब ये होगा, यानी दो अलग अलग माध्यम है तब ये कंडीशन है। अगर ये पहला माध्यम वायु निर्वात है तो ये वाला इक्वेशन लगेगा। ओके, आई होप ये आज समझ में आया होगा। बाकी कल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए